नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू, कौन सी आफत आ गई थी कि तुम प्रेग्नेंट हो गई। सुनिधि ऑफिस से आते ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी, भाभी भाभी, फिर से क्या तूफान आ गया आज। सोचते हुए निहारिका कमरे से बाहर आई। सुनिधि घूर कर ताड़ने लगी, आज टिफिन में क्या दिया था? वो बोरिंग सी पत्ता गोभी की सब्जी और सूखी सी रोटी। जानती हैं ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ क्या-क्या लेकर आते हैं? किसी के टिफ़िन में मीठा, किसी में मलाईदार मटर पनीर और मेरे हिस्से में हमेशा वही बोरिंग टिफ़िन। भाभी, 2 वक़्त का खाना ही तो बनाना होता है इस घर में, वो भी आपसे ठीक से नहीं होता। खाने में कोई स्वाद नहीं था, बस सब्जी और सूखा पराठा। वह क्या है न दीदी, आज पीहू की तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए मैंने जल्दी में सब्जी रोटी रख दिया। कल मैं आपके लिए ज़रूर पनीर के पकौड़े बना दूंगी। भाभी, ज़्यादा चुपड़ी-चुपड़ी बातें मत करिए। आपकी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। काम-धाम कुछ करती नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी करना आता है। अब जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, वह भी मुझे बनाना पड़ेगा क्या? आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी कमरे से बाहर आई। अरे, बैठी-बैठी 2 घंटे से बच्ची को खाना ही खिलाती रहती है। थोड़ा ननद पर भी ध्यान देना सीख। बेचारी मेरी बेटी सूख कर कांटा हो गई है। जा उसके लिए पानी और गरम-गरम चाय लेकर आ। ऐसे घूर-घूर कर क्या देख रही है? कच्चा खा जाएगी क्या? निहारिका आंखें नीची करके बोली, जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। वैसे बच्चों को खाना खिलाना भी कोई छोटा काम नहीं होता। ऊपर से जब तबीयत खराब हो, कोई छोटा बच्चा पकड़ता भी नहीं है। कितनी रो रही है, ऐसे में खाना खिलाना, दवा खिलाना, बहुत काम बढ़ जाता है मेरा। 4 साल की तो है बेचारी पीहू। सुमित्रा जी नाक सिकोड़ते हुए बोली, अरे बस बस, अब भाषणबाजी बंद कर। छोटे-मोटे काम घर की करती हो और बातें ऐसे करती हो जैसे कितना बड़ा पहाड़ खोद रही हो। थोड़ी देर में निहारिका आवाज़ लगाते हुए बोली, दीदी चाय रखा है टेबल पर, जरा ले लीजिए। मेरी बेटी बहुत रो रही है, गोद से उतर ही नहीं रही है। मैं उसे सुलाने अपने कमरे में जा रही हूँ। सुनिधि उस समय फ़ोन पर किसी से हँसते हुए बात कर रही होती है। उसे निहारिका की आवाज़ सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद जब सुनिधि हॉल में आती है, कप उठाकर एक घूँट लेते ही तमतमा जाती है। तेज आवाज़ में सुनिधि तानों की बौछार लगाने लगी। आज तो मेरा पूरा दिन खराब करने पर तुली हुई हैं। पहले वो बेस्वाद टिफ़िन और अब ये ठंडी चाय। उफ़! क्या आफ़त है। दीदी, मैंने तो आवाज़ लगाई थी, कहा भी था कि चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ, हाँ बहू, अब सारा दोष मेरी बेटी पर मढ़ दे। तुम्हारी बेटी छोटी नहीं रही, थोड़ा-सा समय तो निकाल सकती हो ना। हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती हो। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। बुखार में भी मैं इस घर को सँभालती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ और सबके लिए खाना बनाती हूँ। बस वही तो कह रही हूँ। भाभी, जितना काम करती हो, उससे ज़्यादा सुनाती रहती हो। मैं भी कमाती हूँ, घर चलाती हूँ, तेरे पति से ज़्यादा पैसे लाती हूँ, घर का खर्चा भी मैं उठाती हूँ। बदले में तुम 2-4 काम क्या कर देती हो? क्या कोई एहसान करती हो? एहसान नहीं दीदी, फ़र्ज़ निभाती हूँ। फ़र्क बस इतना है कि आप पैसे से घर चलाती हैं, मैं हर महीने सैलरी नहीं लाती। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे काम का कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन काम करेंगी तो सबकी कमर टूट जाएगी। अगर मैं घर से गायब हो गई, 1 घंटे में सबकी अकड़ निकल जाएगी। सुबह उठकर एक पैर से आगे-पीछे आप लोगों के लिए दौड़ती हूँ। आप लोग तो बस बिस्तर से उठते ही चाय दो की रट लगाने लगती हैं। 4 साल की बीमार छोटी बच्ची को संभालते हुए घर की बागडोर काम-काज संभालना आसान नहीं होता है। बहू चुप कर, ज़्यादा दिमाग मत खा। घर का माहौल उस समय ऐसा हो गया मानो बस तलवार म्यान से निकल चुकी हो। अब बस चलाना ही बाकी है। सासू माँ कुर्सी से उठकर तीखे स्वर में अकड़ कर बोली, अरे बहू,
ये किसे धमकी दे रही हो, वो भी अपने ही घर में? पूरा दिन थक कर आती है मेरी बेटी, उसके ऊपर 100 चिंताएं होती हैं और तू ऊपर से भाषण देने चली आई। और ये क्या नया ड्रामा है? घर छोड़ने की धमकी? अरे, अगर कल की जाती है तो आज चली जा। वैसे भी मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों कमाते हैं, हमें नौकर की कोई कमी नहीं होने वाली। यह सुनकर निहारिका के तन बदन में आग लग गई। फिर तमतमा कर बोली, नौकर? अरे, मेरे रहते हुए तो आप लोग नौकर रख नहीं सकते, तब तो पाई पाई का हिसाब लगाती हैं और मुझ पर एहसान क्यों जताती हैं कि मेरा पति कुछ कमाता नहीं। जब आपके बेटे में की कमाई की काबिलियत ही नहीं थी तो शादी क्यों की उससे? झूठ क्यों बोला कि आपका बेटा बहुत कमाता है? अरे, बहुत ज्यादा जबान मत चलाओ, दिवाली नजदीक है, जाओ जाकर पूरे घर की सफाई में जुट जाओ। और हाँ भाभी सुनो, सबसे पहले मेरे कमरे की सफाई करना, मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं तब से हॉल में बैठकर टीवी देखती हूँ। जाओ, जाकर झाड़ू पोछा डस्टिंग कर दो। देखो सुनीति, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, समझी? अगर तुम्हें गंदगी इतनी ही चुभ रही है तो नौकर रख लो, वही सफाई कर देगा। मैं पीहू को दवाई देने जा रही हूँ और तबीयत ठीक होने पर उसको पढ़ाना भी है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियों के बाद उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। कमरे में जाते ही निहारिका अंदर-अंदर घुट रही थी। कल की जाती, आज चली जा। सास के ये सब उसके कानों में हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसकी 4 साल की बेटी पीहू बोली, मम्मा, आप क्यों रो रही हो? चलो ना, मेरा होमवर्क करा दो। निहारिका ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ गुड़िया, अभी करवाती हूँ। पहले दवा खाकर तबीयत तो सही कर ले। पर आंखों से बहते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद वह किचन में गई अपनी बेटी के लिए दूध लेने, तो देखा सासू माँ अपनी बेटी के लिए प्यार से चाय नाश्ता बना रहे थे। निहारिका धीरे से बोली, माँ जी, अगर आप चाय बना रही हैं तो जरा एक कप मुझे भी दे सकती हैं क्या? बहुत सिर भारी हो रहा है। सास तेवर चढ़ाकर बोली, बहुएं सास की सेवा करने की बजाय उनसे सेवा करवाएंगी, ऐसा कब से होने लगा? हे भगवान! निहारिका बोली, माँ जी, जब आप अपनी बेटी के लिए चाय बना सकती हैं, तो क्या बहू को एक कप चाय नहीं दे सकती? सास कटाक्ष भरे लहजे में बोली, देखो बहू, मैंने पहले ही कहा था, मेरी बेटी बाहर का काम संभालती है, थक कर आती है, इसीलिए उसे दे रही हूँ। और तू तू तो घर पर बस आराम से बैठी रहती है, मेरी बेटी से बराबरी करने चली है। इतना कहकर सुमित्रा जी ने अपनी बहू को हल्का सा धक्का दे दिया और तमतमाते हुए किचन से बाहर चली गई। निहारिका वहीं खड़ी रह गई। ननंद सुनिधि पीछे से ताना मारते हुए बोली, माँ, भाभी तो अपने मायके से कोई संस्कार लेकर नहीं आई। भाभी का भाई अभिषेक बेचारा दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, कुछ कमाता भी नहीं है और उसके ख्वाब देखो, आसमान जितने ऊंचे, आईपीएस की तैयारी कर रहा है। किसी काम का नहीं है माँ, उसकी बीमार रहती है, बस बूढ़े पिता के ही सहारे घर चल रहा है। माँ, ऐसे घर की लड़की आई है और रौब ऐसे झाड़ रही हैं जैसे कोई अंबानी की बेटी हो। क्या देखकर इस मनहूस को हमारे घर की बहू बनाकर ले आई? अरे बेटी, मैंने सोचा था कामकाजी होगी तो दबकर रहेगी, पर मुझे क्या पता ज्वालामुखी निकलेगी। निहारिका चुप बैठी रही। उसका पेट माँ बेटी की बातों से भर गया। तभी सास सुमित्रा जी बीच में बोलती हैं, पर बेटी, तू अपना मन छोटा मत कर, तेरे लिए चाय बना दिया है और ये काजू मखाने भी खा ले। कितनी कमजोर हो गई है, ऑफिस से थक कर आई है ना, थक कर चूर चूर हो गई है। निहारिका के मन में गुस्से का तूफान उठ रहा था। सुनिधि की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी ताने, कभी काम का बोझ, तो कभी सास के कान भरना। वो निहारिका को हर पल नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी, पर निहारिका चुप रह जाती थी, क्योंकि उसे डर था
उसका पति अमर कभी उसका साथ नहीं देगा। कितनी बार कहा था उसने, निहारिका, अमर, तुम्हारी बहन मुझे बहुत परेशान करती है, दिन रात ताने मारती है, कभी सासू माँ के कान भरती है, पर हर बार अमर ने उसके जख्मों पर मरहम की जगह नमक ही छिड़का। बस करो निहारिका, हर बात में मेरी बहन को मत घसीटो। घर में अगर थोड़ा काम कह दिया तो क्या जुल्म कर दिया उस बेचारी ने। निहारिका की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह सोच रही थी, जिसे अपना हम सफर समझा वही आज मेरे दर्द का सबब बन गया। कान खोलकर सुन ले निहारिका, अगर मेरी बहन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए ना, तो तुम एक अच्छी जिंदगी के लिए तरस जाओगी, समझी? मेरी इतनी कमाई नहीं है कि तेरे सारे शौक पूरे कर सकूं। चुपचाप घर में पड़ी रहो, कामकाज करो और अपने बच्चे को संभालो, बस। इससे ज्यादा मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं करता। फिर एक दिन सुमित्रा जी की बड़ी बेटी का फोन आता है। शिवानी फोन पर रोनी आवाज में बोली, माँ, मेरा 8वां महीना चल रहा है। सोच रही हूँ कुछ दिन बाद डिलीवरी के लिए मायके आ जाऊं। ससुराल में तो कोई एक कप चाय भी नहीं पूछता। आप भाभी से कह देना, मेरी अच्छी तरह सेवा कर देंगी, मेरा कमरा साफ कर देंगी। आखिर मेरा पहला बच्चा है ना। सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा, तू चिंता क्यों करती है? तेरी भाभी है ना, फ्री की नौकरानी, सब काम करवाऊंगी, तू बस आराम से आ जाना। यह भी कोई कहने की बात है? फिर शिवानी ने अपनी बात आगे रखी, और माँ देखना, बच्चा होगा तो मुझे अच्छा खासा नेक भी चाहिए बेटे के लिए। सोने की चैन, खिलौने, 20 जोड़ी कपड़े, और सास ससुर के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड। सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, तेरे भैया जो थोड़ा बहुत कमाता है, वो भी मैं जोड़ जुड़ा कर रखती हूँ। सब दिला दूंगी तुझे, तू बस आराम कर। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। सुमित्रा जी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आई, अरे बहू देख, जरा दिवाली को बस 10 दिन बचे हैं, अभी से सफाई नहीं करेगी तो कब करेगी? मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी के कमरे सब धूल से भरे पड़े हैं। निहारिका घबराते हुए बोली, माँ जी, मैं सुबह से ही सफाई कर रही हूँ। हॉल और किचन तो पूरे साफ कर दिए, बस ऊपर के कमरे रह गए हैं। पता नहीं क्यों माँ जी, कल से तबीयत थोड़ी भारी लग रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर भी बार बार आ रहे हैं। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। रात को भी थोड़ा ही खाना खाया था। बड़ी मुश्किल से हॉल की सफाई पूरी की है। मैंने अमर से कहा था कि डॉक्टर को दिखा दीजिए, पर वो टाल मटोल कर दुकान चले गए। सुमित्रा जी तीखे स्वर में बोली, अरे, जहाँ काम की बात आती है तुमको 100 बीमारी घेर लेती है। जरूर कल कुछ उल्टा सीधा तला भुना खाया होगा, चटोरी जो हो। अरे, हम अकेले हमारे जमाने में तो 10-10 कमरे झाड़ते थे, फिर भी थकान का नाम नहीं लेते थे, और ये 4 कमरे भी तुझे भारी पड़ गए। निहारिका सिर झुका लेती है, आंखों में उसके आंसू झिलमिला गए। धीरे से बोली, माँ जी, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, बस थोड़ा आराम कर लूं। अरे नहीं बहू, आराम करने आई है क्या इस घर में? जा काम पर लग जा, कल चली जाना डॉक्टर के पास। निहारिका उठने की कोशिश करती है, पर चक्कर खाकर दीवार पकड़ लेती है। सुमित्रा जी पलट कर देखती हैं, पर फिर भी चुप रह गई। दोपहर का समय, निहारिका थकी हुई ननंद सुनिधि के कमरे की सफाई कर रही है। झाड़ू लगाते लगाते कुछ पेपर्स इधर उधर हो गए। शाम को जब सुनिधि घर लौटती है ऑफिस से, तो चिल्लाने लगी, भाभी, ये क्या हाल बना दिया मेरे कमरे का? तुम गंवार हो क्या? मेरे इम्पोर्टेंट पेपर कहाँ रख दिए? मेरी फाइलें गायब हैं, तुमने छुए क्यों? निहारिका धीरे से बोली, दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारे कमरे की पूरी सफाई की। जब रूम की सफाई कर रही थी तो शायद पीहू ने हाथ लगाया होगा। बच्ची है तो उसे मेरे कमरे में ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे बच्ची है, मेरे आगे पीछे ही तो घूमेगी।
आइंदा से मेरी कोई भी चीज़ों को छुआ तो मैं हाथ तोड़ दूंगी, मैं हाथ तोड़ दूंगी। तुम माँ बेटी का। निहारिका को बहुत गुस्सा आया, फिर भी बोली, सुनो दीदी, मेरी तबीयत सही नहीं है। आप किचन में आई हैं तो थोड़ा रोटी सेक दो ना। अभी मुझे सब्जियां भी बनानी है, पीहू को खाना भी खिलाना है, कब से भूखी बैठी है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो जरा मदद कर दो, थोड़ी रोटियां सेक दो। सुनिधि हंसकर ताना मारते हुए बोली, मदद? मेरी जूती करेगी मदद? खाना बन जाएगा तो गरम गरम रोटियां परोस देना। कहते हुए वह मोबाइल चलाने चली गई। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। निहारिका की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी सिर दर्द तो कभी बुखार, कभी उल्टियां और चक्कर। लेकिन कोई उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा था। हमेशा कल पर टाल देते। सुबह होते ही वह बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे का टिफिन तैयार करती है, पर खुद की थकान को नज़रअंदाज कर देती। इतने में सासू माँ सुमित्रा जी उससे घर के कोने-कोने की सफाई करवाती। कभी पर्दे, कभी कालीन, कभी मोटे-मोटे चादर धुलवाती, कभी जाले साफ करवाती। निहारिका चुपचाप अपना सब काम करती रहती। कोई पूछता नहीं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो अपने आप ही दवा मंगाकर खाती रही। थकावट और दर्द के बीच भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रही। किससे अपना दुखड़ा रोती। मायके में तो बूढ़े पिता थे, भाई भी कुछ कमाता नहीं था, माँ बीमार थी। कभी अपने दुख तकलीफ को मायके में साझा नहीं किया था, बस घुट घुट कर ससुराल में जीती थी। फिर एक दिन निहारिका ने अमर से कहा, अगर आपके पास आज टाइम हो तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुनो निहारिका, अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही है, डॉक्टर लोग छुट्टी पर होंगे। दिवाली की छुट्टी के बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा। पर दिवाली की छुट्टी के बाद निहारिका की तबीयत बहुत खराब हो गई। उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था, तो मजबूरन अमर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर मीना विश्वकर्मा निहारिका को देखते ही अमर को भला बुरा कहने लगी। आप कैसे पति हैं अमर? इतने गैर जिम्मेदार हैं कि समय पर दवा और ध्यान नहीं दिया गया। अरे आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, पेट से है, पर आपका बच्चा पेट में ही कमजोर बढ़ गया है, सही तरीके से पल नहीं पाया है। मुझे तुरंत सोनोग्राफी करना होगा, फिर कुछ कह सकते हैं। ऐसे मामलों में रिस्क लेना बहुत खतरनाक होता है। जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर मीना विश्वकर्मा ने गुस्से में कहा, आपके बच्चे को हम नहीं बचा सकते। वह दवा, समय पर अच्छा खान पान और उचित देख रेख न मिलने से इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अब हमें एबॉर्शन ही करना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं किया तो आपकी बीवी की जान पर खतरा हो सकता है। यह सब आपकी और परिवार की लापरवाही का नतीजा है। अमर और उसकी पत्नी चुप थे। चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिख रहा था। निहारिका अपने हाथों से पेट को पकड़कर चीख-चीख कर रोने लगी। मीना विश्वकर्मा ने कहा, समय पर ध्यान दिया होता तो यह दर्दनाक स्थिति नहीं होती। निहारिका रोते हुए टूटी आवाज में बोली, अमर, मैं कहती थी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले चलो, पर तुमने कभी मेरी एक न सुनी। आज देखो, मैंने अपने बच्चे को खो दिया। ना ठीक से खाना मिला, ना आराम, ऊपर से घर की सफाई, काम पर काम। मैं कितनी कमजोर हो गई थी। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई, सिसकते हुए पेट पकड़ लेती है। अमर बेरहम लफ्जे में बोला, अब ज्यादा ड्रामा मत कर निहारिका। पहली बार माँ बन रही थी क्या? कोई आसमान नहीं टूट पड़ा? डॉक्टर के सामने मेरा सिर झुकवाने की कोशिश मत कर, मेरा इंसल्ट मत कर। अब जो होना था हो गया। ज्यादा चापलूसी वाली बातें मत बना। अब चुपचाप एबॉर्शन करा लो और घर जाकर ये सारी एक्टिंग वहीं करना, समझी? अस्पताल में पूरे 2 दिन तक वो एडमिट रही और जब एबॉर्शन कराकर घर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट
बोला था, क्योंकि खून की कमी होने के कारण वह बहुत कमजोर हो गई थी, आंख पीले पड़ गए थे। अमर ने डॉक्टर की दी हुई पर्ची से कुछ दवाएं तो ले आया, पर एक दो दवाएं वह यह कहकर नहीं खरीदा कि यह सब बेफिजूल खर्चे हैं। दूसरे दिन सुमित्रा जी की बड़ी बेटी शिवानी डिलीवरी के लिए मायके आ गई। सुमित्रा जी को अब बहू का आराम खटकने लगा। उनके मन में खलबली मच गई। वह निहारिका के कमरे में गई और बोली, बहू अब ज्यादा नाटक मत कर, देख मेरी बेटी डिलीवरी के लिए आई है, अब तू और उसके लिए चाय पानी बना। बहुत आराम कर लिया, वैसे अच्छा हुआ तेरा अबॉर्शन हो गया। अभी तो तेरी बच्ची छोटी है, मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली है। तुझे अभी दोबारा माँ बनने की क्या जल्दी पड़ी थी? उसकी सेवा कौन करेगा? अब आराम बहुत हो गया, चल जल्दी से मेवे के लड्डू बना, मेरी बेटी बहुत नाजुक है। निहारिका नहीं उठी तो सुमित्रा जी उसके हाथ घसीट कर ले जाने लगी। अब चल किचन में, मेरी बेटी को रोटी दवा दूध कौन देगा? क्या तेरा बाप देगा कि निकम्मा तेरा भाई देगा? जी मम्मी जी, मेरा बाप और भाई दोनों बनाएंगे। बहुत सह लिया आपका मनमानी, अब मैं फोन करके अपने बाप और भाई दोनों को बुलाऊंगी। दीदी की सेवा कर दे, आखिर उन्हें तो पता चले कि उनकी बेटी पर ससुराल में क्या क्या जुल्म होते हैं। अब तक मैं चुप थी, पर अब नहीं, अब मैं फोन जरूर करूंगी। हाँ हाँ कर देना, क्या मैं तुम्हारे बाप से या तेरे भाई से डरती हूँ? बिल्कुल नहीं। निहारिका फोन से अपने पिता से बात करती है, पापा क्या आप मेरी ननंद के लिए खाना बना देंगे? मेरी तबीयत बहुत खराब है और यहाँ पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, मुझ पर दिन रात अत्याचार होते हैं। सास ननद पति का। अब तक मैं चुप रही, बर्दाश्त करी, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अचानक सुमित्रा जी का गुस्सा फूट पड़ता है और उन्होंने निहारिका की गाल पर झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया कि वह तेजी से जमीन पर गिर पड़ी। फोन स्पीकर पर था, आवाज इतनी तेज थी कि फोन पर बैठे पिता ने सब सुन लिया। निहारिका छटपटा कर रह जाती है। सुनिधि और अमर भी वहां आ गए। हाँ माँ, तुमने सही किया, यह बस थप्पड़ खाने के ही लायक है। फोन की दूसरी तरफ निहारिका के पिता दहाड़ पड़े। क्या किया तुमने समधन जी? मेरी बेटी को थप्पड़ मारा, अभी उसका बाप जिंदा है, किस हक से? वो मेरी बेटी है, अब मैं पुलिस में जरूर कंप्लेन करूंगा। सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, औकात नहीं है खाने की और चले हैं पुलिस में कंप्लेन करने? हमें धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है समधन जी, मेरा बेटा आईपीएस बन गया है, पुलिस अफसर। मैंने फोन किया था निहारिका को यह खुशखबरी देने, पर वह उस समय अस्पताल में एडमिट थी और दामाद जी ने मेरी उससे बात नहीं करवाई। लेकिन अब मैं सीधा अपने बेटे को लेकर आ रहा हूँ। अब आप तैयार रहिए जेल की हवा खाने के लिए। देखता हूँ अब तुम हमारी बेटी पर अत्याचार कैसे करती हो। इतनी बात सुनते ही सुमित्रा जी के हाथ पैर चिढ़क गए, चेहरा उतर गया। सुनिधि भी गुस्से और डर के बीच अजीब तरह से फ्रीज हो गई। अमर का चेहरा खिलखिलाया हुआ शर्मसार हो गया। अब घर में जो माहौल था वो पल में बदल गया। अमर भी बोला, क्या माँ, छोटी छोटी बातों पर तुम निहारिका पर हाथ उठा देती हो? गिरगिट की तरह अमर रंग बदलने लगा। दीदी की डिलीवरी है, निहारिका काम नहीं कर सकती, तो माँ एक नौकर लगवा लेते हैं। तुम सुनिधि से भी तो काम करवा सकती हो, या तुम भी तो फिट हो, स्वस्थ हो, काम कर सकती हो। भैया, मैं एक चम्मच भी नहीं उठाऊंगी और तुम काम करने की बात कर रहे हो। मैं ऑफिस से थक के आती हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होने वाला। निहारिका, उठो, तुम ठीक से बैठो, ठीक हो ना? अमर बोला। निहारिका सबकी चाल समझ रही थी। सुमित्रा जी धम से जमीन पर गिर गईं। यह कैसे हो गया? तुम्हारा भाई पुलिस अफसर? निहारिका की आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और घर वालों की तरफ देखा, जिनके चेहरे अब डर से सुलग रहे थे।
निहारिका ने मन ही मन में ठाना, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। तभी बाहर से गाड़ियों की हॉर्न आती है। दरवाजे पर एक पुलिस जीप रुकती है। दरवाजा खुलता है। अंदर आते ही निहारिका के पिता और उसका भाई अभिषेक, जो अब पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में है। दरवाजा खुलते ही सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सुमित्रा जी हकलाते हुए, अरे अजी, आप वो भी पुलिस के साथ? क्या जरूरत थी इतनी नौटंकी की? निहारिका के पिता गुस्से में बोले, नौटंकी? नौटंकी तब होती जब मेरी बेटी अपनी जान गंवा देती। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बेटी पर हाथ उठाने में? सुमित्रा जी चुप थी। सुनिधि की आंखें झुक गई। अमर कुछ बोलने की कोशिश करता है। अरे अरे, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है पापा जी, वो तो बस। अभिषेक कड़क आवाज में, पुलिस टोन में, बस क्या? औरतों को मारना तुम्हारे घर में मामूली बात होगी। अगर मैं चाहूं अभी तुम्हें थाने ले जा सकता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस बनता है। सुमित्रा जी कांपने लगी थर-थर। सुनिधि कमरे में छिप जाती है। बड़ी ननंद शिवानी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई थी। सुमित्रा जी धीरे से बोली, बेटा गलती हो गई, हाथ उठ गया गुस्से में। निहारिका बोली, अब से कोई मुझ पर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकता। अमर आगे बढ़कर अपनी पत्नी निहारिका के कंधे पर हाथ रखता है। अब से मेरी पत्नी इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रहेगी, मालकिन बनकर रहेगी। निहारिका के पिता बोले, बेटी तेरा क्या फैसला है? सबकी नजरें बस निहारिका की तरफ चली जाती है। निहारिका को वह पल याद आ गया जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और उसकी ननद और सास ने मिलकर कितना जुल्म किया था उस पर। माँ, यह तो अच्छा बहाना है काम से बचने का। प्रेग्नेंट होकर बैठ जाओ, काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए लगता है भाभी प्रेग्नेंट हो गई। अब मेरे लिए ऑफिस का टिफिन कौन बनाएगा? सुमित्रा जी बोली, अरे प्रेग्नेंट हुई है, कोई बीमार थोड़ी ना है। मैंने भी बच्चे जने हैं, पूरे 9 महीने तक चूल्हा फूका था। एक दिन तबीयत खराब होने से निहारिका ने ननंद के लिए ऑफिस का टिफिन नहीं बनाया तो सुनिधि ने आकर भाभी के गालों पर तमाचा जड़ दिया। क्या भाभी, मुझे भूखे ही मारना चाहती हो? प्रेग्नेंट हुई हो तो क्या हाथ पैर भी नहीं चलेंगे? पूरे एक दिन तुम खाना नहीं खाओगी, तब समझ में आएगा। उस दिन माँ बेटी ने किचन में ताला लगा दिया था। निहारिका भूख से छटपटाती रह गई थी। दीदी बोल, क्या फैसला लिया है? अभिषेक ने पूछा तो निहारिका अतीत से वर्तमान में आई। भाई, इन्हें ले जाओ। हाँ, इन तीनों को, मेरी सास, मेरी ननद और मेरे पति को। ये तीनों मेरे अजन्मे बच्चे के कातिल हैं। एक बहू होकर मैं बहुत कुछ सह गई, अपमान, ताने, जुल्म, सब। पर एक माँ होकर मैं अपने बच्चे के कातिलों को माफ नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे नौकरानी बना दिया, बीमार होने पर भी काम करवाया, पर डॉक्टर के पास ले जाने की फुर्सत नहीं मिली इनको। अब बस, अब मैं नहीं झुकूंगी। मैंने 5 सालों में खून के आंसू बहाए हैं इस घर में। अब इंसाफ का वक्त आ गया है। दीदी, अब तो अकेली नहीं है। तेरी लड़ाई में तेरा भाई तेरे साथ है। अब कोई तुझे रुला नहीं पाएगा। सुमित्रा जी बोली, बहू, जो हुआ बहुत गलत हुआ, मैं मानती हूँ। मुझसे गलती हुई। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। निहारिका बोली, माँ जी, घर तोड़ना मेरा मकसद कभी नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि इस घर में मुझे बहू नहीं, इंसान समझा जाए। पर आपने तो मुझे इंसान समझना भी जरूरी नहीं समझा। पुलिस अफसर अभिषेक बोला, चलो सब लोग चुपचाप गाड़ी में बैठो, कोर्ट में सब सच सामने आएगा। अमर गुस्से में, निहारिका, तूने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, बकने लगा। तो निहारिका बोली, घर की इज्जत तब मिट्टी में मिलती है जब औरत की इज्जत रौंदी जाती है। जिस घर में बहू की जान की कीमत एक झाड़ू और पोछे से कम हो, वो घर नहीं, कैद खाना होता है। अमर, करीब
1 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटने के बाद निहारिका की सास अमर और ननद तीनों लाइन पर आ गए। अब सब उसे भाई के डर से प्रेम से पेश आने लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, निहारिका ने जो कदम उठाया सही किया या गलत? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।